As I remember, we have completed the chapter Why Do We Fall Ill? Less or more each and every content of Why Do We Fall Ill we have completed in last turn. Non-infectious disease, okay. तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में भी स्ट्रेस तक हुआ था। चलो ठीक है बच्चों, ये बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए 20 to 30% कॉन्शियसनेस किस में रहता है? बताइए। 20 to 30% कॉन्शियसनेस किस चीज में रहता है? टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी, डिप्रेशन या मैडनेस? अनन्या का बिल्कुल सही है, सुधाकर का भी सही है, कुलसुम का भी सही है। बाकी जितने बच्चों का नाम नहीं ले रहा हूं समझ लीजिए कि गलत है। अच्छा सॉरी, आर्यन, आर्यन का भी गलत है, मुझे नाम नहीं। ओके। नहीं नहीं, आर्यन अक्षर नहीं। साकेत ने दो आंसर दे दिए, पहला वाला सही है। द करेक्ट आंसर इज डिप्रेशन। द करेक्ट आंसर इज depression, where you have very less consciousness and you are become more unaware of yourself, more unconscious। आप ज्यादा बेखबर रहते हैं, आप ज्यादा खोए रहते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत कम काम करता है। स्ट्रेस में जनरली आप कॉन्शियस ज्यादा रहते हैं, अनकॉन्शियस कम रहते हैं। आप हर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आपको सबकी खबर होती है, लेकिन आपका दिमाग एक जगह पे चल रहा होता है। अगर किसी के अंदर, बच्चों, अगर किसी के अंदर कोई टेंशन, कोई एक बात फॉर फॉर 2 to 3 months चल रही है, तो उसको क्या है? 2 से 3 महीने तक कोई टेंशन अगर कंटिन्यूअस चल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेरी गुड। सभी बच्चों ने सही, नहीं समीर गलत है। अभय का सही है, अनन्या का सही है, अक्षर का सही है, कुलसुम का सही है। निखिल नहीं, निखिल ये तो अगर 1 साल के ऊपर चल गया तो डिप्रेशन है। दिस इज नोन एज एंजाइटी। दिस इज नोन एज एंजाइटी बोलेंगे हम इसको। एक मिनट रुकिए बच्चों, गिव मी अ मिनट। तो बच्चों, व्हाट वाज द डिजीजेस दैट वाज लेफ्ट ऑन दैट डे? उस दिन कौन कौन सी डिजीज बच गई थी बच्चों? जो हमको डिस्कस करनी है। अच्छा बच्चों, एक और चीज बताइए, डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं? और जिस डायबिटीज की वजह से, ठीक है गुड, नाम बताइए दोनों का। या चीनी या शुगर की वजह से होने वाले डायबिटीज का नाम बता दीजिए खाली। ओके साकेत, अनन्या गुड, निखत गुड, समीर गुड, अनन्या गुड, साकेत ओके गुड। अब है ठीक है। अभी the name of that diabetes is diabetes mellitus, and other diabetes
अच्छा, दूसरे डायबिटीज में क्या होता है बच्चों? व्हाट हैपन इन डायबिटीज इंसिपिडस? इंसिपिडस में क्या होता है? व्हाट हैपन इन डायबिटीज इंसिपिडस? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अच्छा, मुझसे एक बच्चे ने लास्ट टर्म पे एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। क्या वो बच्चा है इसमें? यूरिनेशन, ओके, अब मैंने पूछा था। देखिए, इनका क्वेश्चन था कि जैसे नाइफ है या कोई भी यूजेबल चीज है, ठीक है, या मॉस्किटो है, क्या इससे एड्स फैलता है? तो यूजेबल नाइफ या मॉस्किटो, मॉस्किटो के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके वजह से एड्स का वायरस इनएफेक्टिव हो जाता है, इनएफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इंस्टेंट मॉस्किटो पेशेंट को काटने के बाद हेल्दी आदमी को काट ले तो फैल सकता है, और थोड़ी देर बाद करे तो वो वायरस नहीं फैलता है। मॉस्किटो से एड्स फैलने का अभी तक कोई ऐसा वो नहीं पाया गया। नाइफ यूजेबल 2 घंटे से लेकर के 6 दिन तक। वायरसेस का एक टाइम होता है बच्चों। वायरसेस को जब भी आप बॉडी से बाहर निकालते हो तो वो कुछ टाइम के लिए जिंदा रहते हैं। वो जो टाइम होता है उसके लिए बोलते हैं उसको इनइफेक्टिव पीरियड। वो अपने 2 से लेके 6 दिन तक इनइफेक्टिव पीरियड में रह सकते हैं। उस टाइम में अगर आपने यूज कर लिया इसको तो आपके अंदर कैरी हो सकता है। अदरवाइज इससे ज्यादा अगर आप कैरी करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। उससे भी हो सकता है, लेकिन ये टाइम गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नाइफ पड़ी हुई है अब उसको 1 साल बाद यूज हो रहा है तो उससे एड्स नहीं होगा, या 1 महीने बाद। मैंने कहा फ्रीक्वेंट यूज होने से, ठीक है। मतलब जो भी ब्लड होना चाहिए उसमें वो ब्लड ताजा होना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा ताजा होगा उतना ही ज्यादा एड्स फैलने या एचआईवी फैलने का खतरा होता है। नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह कोरोना का भी जो वायरस होता है बच्चों, वो भी एयर में या किसी चीज पर जाता है तो उसका कुछ टाइम होता है। जैसे यूजुअली माना जाता है 48 आवर्स तक कोरोना का वायरस किसी एक चीज पर रहता है, उसके बाद अपने आप हट जाता है। जैसे आपने किसी पेशेंट से पैसा लिया, उस पैसे पे अगर कोरोना वायरस है और 48 आवर या 24 आवर के अंदर आपने उससे ले लिया और आपने सम हाउ उसी हैंड से फिर कुछ खा लिया पी लिया तो चला जाएगा आपके अंदर। तो हर वायरसेस के एयर में, हवा में कुछ देर जिंदा रहने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, जिसमें वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और उस टाइम पीरियड में अगर आपने उसको ले लिया तो वो क्या होते हैं, आपके अंदर चले जाते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स बता दें, मैं बताता हूँ। कुछ पॉइंट्स रह गए थे उस दिन के, पहले उसको कवर कर लेता हूँ। नहीं, झूठा खाना खाने से नहीं फैलेगा। अह, क्या क्या टॉपिक रह गया था पहले? समीर, मैं इम्यून रिस्पॉन्स बताऊंगा अभी आपको। कौन कौन से टॉपिक अभी बच्चों ने बोले थे, मैं भूल गया फिर। एसिडिटी एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस एसिडिटी। बच्चों, आपको एसिडिटी के बारे में क्या लगता है? जैसे कोई अगर इंसान आके कहे कि दिस पर्सन इज सिवियरली अफेक्टिंग फ्रॉम एसिडिटी, तो आप क्या कहेंगे? एसिडिटी का मतलब क्या है? गैस फॉर्मेशन इन स्टमक बॉडी, गैस। गिव हिम, अच्छा। अच्छा, 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 अच्छा।
स्टमक पेन, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन स्टमक, प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग ऑफ स्टमक और गैस। ठीक है बच्चों। और साकेत क्या कहना चाह रहे हैं? एसिड स्टे, मैं समझा नहीं। नॉट वेल डाइजेशन, त्रम्बिकेशन। तुम्हारे स्टमक में HCl होता है बच्चों। HCl एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एसिड होता है। HCl के अंदर, आपके HCl के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है बच्चों, हाँ, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ब्लेड तक को गला सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है। कोई बच्चा ये एक्सपेरिमेंट करने मत बैठ जाना, ठीक है? कि सर ने बोल दिया कि ब्लेड तक को गला सकता है तो लाओ एक बार ब्लेड खा के देखते हैं। ब्लेड स्टमक तक जाते जाते बहुत कुछ फाड़ देगा फिर। तो ब्लेड बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा। कहने का मतलब है, अगर ब्लेड आपके स्टमक में डायरेक्ट कहीं से चला गया तो वो ब्लेड तक को गला देगा, इतना ज्यादा हार्ड होता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो आपने गुआवा खाया, या बहुत सारे ऐसे चीज खाते हैं जिसका सीड भी आप साथ ही साथ खा लेते हैं। सीड बहुत हार्ड होता है, लेकिन आपका दांत उसको क्रश नहीं कर पाता, तो वो स्टमक में जाके फिर क्या होता है, उसकी लाइसिस होती है, उसको डिजेनरेट होता है। किसके इफेक्ट से? HCl के इफेक्ट से। Incubation periods is the period in which an infectant or pathogen got divided and cause infection in you. Incubation period उस पीरियड को बोलते हैं जिस पीरियड में पैथोजन आपके अंदर डिवाइड होकर के आपके अंदर इंफेक्शन कॉज करता है। तो क्लास, HCl इतना हार्ड है। HCl जो फूड, HCl का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को डाइजेस्ट करना। तो यूजुअली HCl फूड पे आता है, फूड को सॉफ्ट करता है, और फिर कुछ एंजाइम्स की हेल्प से फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं एक एक करके बताता हूं। HCl में कई बार ऐसा होता है कि फूड ऐसा हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं जो एसिडिक हो। HCl भी एसिडिक होता है। तो HCl और एसिडिक फूड दोनों मिल करके हाई एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। कहां पर? स्टमक में। ठीक है। ये हाई एसिडिक इन्वायरमेंट समटाइम इतना हार्ड हो जाता है कि कुछ एसिड्स आपके ऊपर ईसोफेगस में आ जाते हैं, जिसमें सीने में जलन। कभी किसी बच्चे ने सुना है कि सीने में जलन होती है? एसिडिटी में सीने में जलन होती है। गैस तो बनेगा, गैस इज अनदर थिंग। ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होने से ज्यादा गैस भी बनता है, इंडाइजेशन भी होता है। लेकिन एसिडिक का मतलब होता है, एसिडिटी का मतलब होता है कि स्टमक में हाई एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाना। ठीक है। जिसमें सीने में जलन, पेट में दर्द, ये सारी चीजें होना कॉमन होता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कई लोगों में होती है। और आज का जो लाइफ स्टाइल है बच्चों, वो एसिडिटी को और प्रमोट करता है। जितने भी फास्ट फूड्स वगैरह हैं या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, इनमें जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो सब एसिड होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो जो खाना आप खा रहे हैं वो आप हाईली एसिडिक फूड खा रहे हैं, और HCl ऑलरेडी एसिडिक है। तो ये दोनों मिलके आपके स्टमक के एनवायरनमेंट को और एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और एक बच्चे ने क्या पूछा है? सिफिलिस। सिफिलिस और गोनोरिया ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, ये एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, और ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हालांकि नहीं पूछा जाता, 10th में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से होने वाले कोई दो ऐसे डिजीज बताइए जो रिप्रोडक्शन से फैलते हो। तो गोनोरिया और सिफिलिस। और दो वायरल डिजीज बताइए, दो वायरस से होने वाले डिजीज बताइए जो रिप्रोडक्शन से फैलते हो। तो पहला एड्स है, दूसरा हार्पिस है। इसके बारे में डिटेलिंग जानने की अभी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। एसिडिटी लॉन्ग पीरियड में रहेगा तो आपके
पूरे के पूरे बॉडी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। आपके डाइजेशन को सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करेगा, आपके सर्कुलेशन को भी इफेक्ट करेगा, आपके बिहेवियरल रूटीन को बहुत ज्यादा वो करेगा। डिहाइड्रेशन बता रहा हूं मैं। तो गोनोरिया और सिफिलिस ये दो बैक्टीरियल डिजीज हैं जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। और एड्स और हर्पिस वायरल या वायरस से होने वाली डिजीज हैं जो रिप्रोडक्शन के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूँ, इसके इलाज पे। क्या इलाज है इसका, कैसे पॉसिबिलिटीज की जाती। डिहाइड्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड। डिहाइड्रेशन को मैं वही इलाज बता रहा हूँ बच्चों। डिहाइड्रेशन को हाइड्रेट करके ही मिटाया जा सकता है। या तो आप वो फल या फ्रूट्स ज्यादा खाइए जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है। जैसे आप अगर वाटरमेलन खा रहे हैं, ठीक है, तो वाटरमेलन में वो फ्रूट के नाम पे एक तरीके का एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है। या ऐसे फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता हो। या ऐसे वेजिटेबल्स लीजिए जिसमें वाटर कंटेंट। वेजिटेबल्स तो हम लोग खैर बना लेते हैं तो वो वाटर जला ही दिया जाता है उसका लेस और मोर। पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है। पानी का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, पानी जो पानी के बराबर आपकी बॉडी को हाइड्रेट करे। वो सब ठीक है, वो इंस्टेंट रिहाइड्रेशन के लिए। जैसे आपको अगर इंस्टेंट रिहाइड्रेशन चाहिए तो आप ओआरएस ले लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको नॉर्मली जैसे ठंडी के दिनों में बचे रहना है डिहाइड्रेशन से, तो आप पानी पीते रहिए। हम्म और फ्रूट्स लीजिए जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। सो क्लास, अगर तुमको एसिडिटी से बचना है तो केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड, एंटा एसिड एक कैसा केमिकल है जिसमें एसिड बेस का बैलेंस होता है। एसिड बेस का बैलेंस होता है, वो आपके स्टमक में जाएगा तो एसिडिटी को बेस से क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड को किसके साथ न्यूट्रलाइज कर लेगा, बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। तो इसमें आपके कई प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे इनो आ गया, गैसोफास्ट आ गया, पुदीन हरा आ गया, और बहुत सारे एसिडिटी जो रिमूव कराते हैं। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो जितने, अच्छा मिल्क ऑफ, तो बच्चों देखिए, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपके एसिडिटी के समाधान के लिए हैं, एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए जो भी चीजें मार्केट में मिल रही हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको एसिडिटी से छुटकारा दिलाती हैं, एसिडिटी से क्या करती हैं आपको। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि नॉर्मल खाने में या जैसे माना जाता है कि इंडियन इंडियन जो फूड है वो आपको एसिडिटी नहीं होने देता है, तो इंडियन फूड का कोई एग्जाम्पल बताइए बच्चों, जिससे आपको पता चलता हो कि हाँ हमारा फूड इतना अच्छा है कि उससे एसिडिटी नहीं होता है। Any example that you want to deliver? टर्मरिक, ऑरेंज, रोटी सब्जी दाल, सफास्ट, लिट्टी चोखा, स्पिनच, क्लोव्स। ठीक है, ठीक है। हमारी ज्यादातर जो स्पाइसेस होते हैं बच्चों, वो बेसिस होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इस पे से एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ दाल बनता है, दाल बनने के बाद दाल के साथ एक और प्रतिक्रिया की जाती है। कुछ स्पाइसेस लेकर के तेल में जला करके फिर दाल में उगे, इसको कहते हैं दाल छोकना। कितने बच्चों को पता है ये चीज? हैंड रेस कीजिए, कितने बच्चों को पता है ये चीज, दाल में छोका लगाना या दाल को छोकना। इसमें थोड़ा लहसुन लेते हैं, थोड़ा सा जीरा लेते हैं, ठीक है, काली मिर्च वगैरह लेकर के थोड़ा सा जलाते हैं तेल में, फिर दाल में डाल देते हैं। फ्राई दाल कहते हैं, हाँ। अब वो उसको फ्राई दाल बोलो, फ्राई दाल आजकल खाने खाने का आइटम है। तो
हाँ ठीक है, 17 बच्चों को पता है आउट ऑफ 31 स्टूडेंट्स, ये भी बहुत अच्छी बात है। पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। ये एक बहुत बहुत ही ज्यादा यूजफुल तरीका है। कई आज भी कई होटलों में बड़े बड़े जगहों पर खाना खाने के बाद जो मीठा वाला स्वीट होता है वो दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको उस स्वीट के साथ एक और चीज दी जाती है, दैट इज जीरा। कभी आप रेस्टोरेंट वगैरह में गए हों, तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ये चीजें भी लास्ट में ऑफर की जाती हैं, जिसमें आप चम्मच से उठा करके हाथ में लेके मुंह में वो कर लेते हैं, ले लेते हैं इसको। ये ये बेस होता है। ठीक है, कहीं कहीं रेस्टोरेंट में जनरली आप, हाँ, रेस्टोरेंट में जनरली आप, हाँ, सौंफ और मिश्री बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये रेस्टोरेंट में जनरली आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जो खाना खाने जाते हो, जाहिर सी बात है कोई रोटी सब्जी खाने तो नहीं जाता है रेस्टोरेंट में। खिलाइए भाई घर का नॉर्मल दाल और रोटी खिलाइए, ये तो घर पे ही खाते हैं। जब रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं तो 95% लोग कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फ्लेवर ज्यादा हो या एसिडिटी ज्यादा हो, वो वाला कंटेंट खाते हैं। ठीक है, चटपटा आइटम ये सब चीजें, तो वहां पर एसिडिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और कुछ बताइए बच्चों। चलो ठीक है, एक एसिडिटी से बचने का तरीका क्या है कि टू यूज एंटी एसिड, या घरों में प्रेजेंट बेसिक चीजें यूज करें हम, जैसे सौंफ और जीरा मैंने एग्जांपल में बताया। और कुछ बताइए बच्चों, और क्या करना चाहिए एसिडिटी से बचने के लिए। नींबू पानी, ठीक है, वो भी नींबू पानी इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। सो नींबू पानी जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है आपको, लेकिन एसिडिटी से नहीं बचाएगा। वेरी गुड। सबसे पहली बात कि खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। आप खाना कम खाइए, लेस स्पाइसी खाइए, और नेचुरल फूड ज्यादा खाइए। नेचुरल मतलब जो नॉर्मल फूड है वो खाइए। हाँ, चलो चिल्ड मिल्क ले सकते हैं खाना खाने के बाद। ऑयली सामान कम खाना चाहिए, ठीक है रजनीश। वॉक करना बहुत जरूरी है, रौनक ने सही कहा बिल्कुल, कि खाना खाने के बाद वॉक करना भी जरूरी है। कई बार खाना देर तक स्टमक में रह जाने की वजह से भी एसिडिटी क्रिएट होता है। स्मोकिंग, हाँ स्मोकिंग भी इफेक्ट करता है एसिडिटी को। फास्ट फूड से बचना चाहिए। टर्मरिक मिल्क, हाँ वो तो बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद है, फिर टर्मरिक मिल्क अगर हम दे रहे हैं तो बच्चों कहने का मतलब यही है कि आप वो खाना खाइए जो नेचुरल खाना है। वो स्पाइसेस यूज कीजिए जो स्पाइसेस नेचुरल हैं। स्पाइसेस को जनरली पीस के नहीं देना चाहिए, स्पाइसेस को जनरली खड़ा करके देना चाहिए, क्योंकि स्पाइसेस पीसने से कई बार स्पाइसेस का जो एक्चुअल नेचुरल एसेंस है वो चीज खत्म हो जाती है। स्पाइसेस हमेशा खड़ा यूज करना चाहिए खाने में। और जो नेचुरल फूड है जो पहले से खाया जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी, उसको उसी तरह बनाना चाहिए। ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं करने चाहिए, क्योंकि फूड जितना टेस्टी होता जाएगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है। फ्लेवर 99% एसिडिक ही होते हैं। ठीक है, तो वी डोंट हैव टू गो फॉर एनी फ्लेवर। जितने सॉस होते हैं आजकल ज्यादातर खानों में, सोया सॉस डाल दो, ये सॉस डाल दो, वो सॉस डाल दो, ये सारे सॉस क्या है, ये सब एसिडिक इन नेचर होते हैं। सो क्लास, हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे मान लो किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया या ज्यादा हो गया। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है बच्चों जो आपकी बॉडी में ग्रोथ कराता है, आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइट वेट इन सब चीजों के लिए। आपको पता होगा इतना तो, और क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। तो ये हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एक एज में आकर के रुक जाते हैं, जिसके वजह से आपकी हाइट वगैरह क्या हो जाती है, एक एज पे रुक जाती है। किड्स को एसिडिटी इसलिए नहीं होता क्योंकि किड्स किड्स जो होते हैं इनके अंदर दो फैक्टर हैं। पहली बात कि मिल्क में जो एसिड होता है लैक्टिक एसिड, मिल्क के एसिड को ये तुरंत क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि किड्स बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं। तीसरी बात है, किड्स बहुत ज्यादा टहलते हैं, घूमते हैं, वॉक करते हैं, तो इनके अंदर फूड का डाइजेशन का रेट बहुत तेज होता है, जिसके वजह से बच्चों में जल्दी एसिडिटी या गैस या ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं होती। क्लास। सो नाउ कम टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं बच्चों, अगर किसी इंसान के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो उसके अंदर एक डिजीज होती है, उसको हम बोलते हैं गाइगेंटिज्म। ठीक है। और कम हो जाने से, लो हो जाने से डिजीज होती है, इसको बोलते हैं डॉर्फिज्म। गाइगेंटिज्म, आपने खली को देखा है, द ग्रेट खली? देखा ही होगा। तो गाइगेंटिज्म में आदमी एक लिमिट से ज्यादा लंबा हो जाता है, उसके कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है। और वो मतलब कंधा थोड़ा आगे की तरफ झुक जाता है। खली ने तो खैर एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके मेंटेन कर लिया, लेकिन उसको गाइगेंटिज्म है। ठीक है। तो गाइगेंटिज्म का जो पेशेंट होता है, वो एक लिमिट से ज्यादा हाइट कंसिस्ट करता है, उसके कंधे झुक जाते हैं, बुढ़ापा जल्दी आता है उसके अंदर अदर फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज भी देखने को मिल सकती हैं। दूसरा होता है डॉर्फिज्म। आप लोग बौने लोगों को जानते हैं, जो लोग बहुत छोटे रह जाते हैं, हाइट बड़ी हो, मतलब उम्र ज्यादा बड़ी हो जाती है लेकिन। हाँ। तो बौने लोग जो होते हैं, जो छोटे ही रह जाते हैं, एज बढ़ने के साथ साथ उनका हाइट नहीं बढ़ पाता, तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन लैक कर जाता है, तो उनको डॉर्फिज्म कहते हैं। इसी तरह एक और हार्मोन है थायराइड। थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रिएट करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। तुम्हारे बॉडी में जो भी एनर्जी बन रही है या जो भी न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो थायरॉक्सिन कराता है। थायराइड से रिलेटेड दो डिजीज बताऊंगा बच्चों। एक थायराइड ग्लैंड का है जिसको हम गोइटर कहते हैं। थायराइड ग्लैंड की ये स्पेशलिटी होती है बच्चों कि थायराइड ग्लैंड तभी अपना हार्मोन सिक्रेट करता है जब उसको आयोडीन मिलता है। कई बार आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं मिलने से थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है। आयोडीन नहीं मिलने से थायराइड ग्लैंड क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है, और यही गर्दन के पास होता है थायराइड ग्लैंड। और ये स्वेल करके, जैसे ये नेक है, ये नेक स्ट्रक्चर है, आपका माउथ है, ये नेक है, तो नेक के पास एक बल्जिंग सा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम गोइटर कहते हैं। ठीक है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड का स्वेल हो जाना गोइटर कहलाता है। इसी तरह कई बार थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड ठीक रहता है और थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, और एक बीमारी होती है, इसको थायराइड नाम ही देते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, थायराइड ही नाम दे देते हैं। तो थायराइड में क्या होता है, जैसे ज्यादातर फीमेल्स में होता है ये, तो इसमें औरतें एक लिमिट से ज्यादा वेट गेन करने लगती हैं, जल्दी थकने लगती हैं। ठीक है। इनके बॉडी का फैट जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। हम्म। हाँ साकेत, सही कह रहे हैं आप। सो थायराइड बीमारी, थायराइड जो डिजीज है, ये मून्स फेस करके डिजीज एक होता है, वो नाम दिया गया है, बट आप थायराइड ही याद रखिए। ये फीमेल्स में ज्यादा होता है क्योंकि फीमेल्स ज्यादा मूवमेंट नहीं करती हैं। मेल्स जनरली क्या करते हैं, कितना भी अगर सोए बैठे, ये थोड़ा सा लोकोमोशन ज्यादा करते हैं, घूमते टहलते ज्यादा हैं। जबकि फीमेल्स जो होती हैं, ये घर में ज्यादा रहती हैं, वो उतना लोकोमोशन नहीं कर पाती, जिसके वजह से फैट का मेटाबोलाइजेशन नहीं होता। तो आफ्टर 30 और 35 ईयर्स थायराइड की बीमारी, हाँ, बहुत ज्यादा होने लगती है। अगर आप लोग आजकल फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है ये, आपके रिलेटिव्स वगैरह में ही आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी कोई ना कोई फीमेल्स जिनको थायराइड की बीमारी होगी। नेक्स्ट है बच्चों, ओस्टियोपोरोसिस। एक ग्लैंड होता है, थायराइड में ही एक हार्मोन होता है, थायरोकैल्सिटोनिन।
दिस इज अ हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन के अलावा एक और ग्लैंड सिक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है बोन्स को कैल्शियम देना। बोन्स को क्या देना? कैल्शियम देना। तो बोन्स को जितना कैल्शियम मिलेगा, बोन्स उतनी ही क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। कई बार इस हार्मोन की कमी से आपके बोन्स क्या होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं। बोन्स क्या होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं, क्योंकि उनको सप्लाई, एक कैल्शियम की सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसके वजह से बोन्स क्या होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं। और इस कंडीशन को हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं बच्चों। ठीक है। और विटामिन की कमी से, हाँ, अगर कैल्शियम की कमी से ऐसा हो रहा तो ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन की कमी से बोलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? रिकेट्स कहेंगे। रिकेट्स किसी भी एज में होता है और ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादातर बुढ़ापे में होता है। तो यही देखते हैं हम, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो अपने आप उनके बोन्स वीक होने लगते हैं, उनका कंधा झुकने लगता है। बूढ़े लोग अक्सर आपको थोड़े से झुके हुए मिलेंगे, इसलिए क्योंकि उनके अंदर थायरोकैल्सिटोनिन कम हो जाता है। नेक्स्ट इज, और पैंक्रियाज बता देते हैं आप लोग को। एक्चुअली क्या है ना कि थायरोकैल्सिटोनिन और एक और हार्मोन है पैराथॉर्मोन, इन दोनों के बीच फाइट रहती है। पैराथॉर्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। पैराथॉर्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। तो पैराथॉर्मोन क्या करता है? कैल्शियम को लेकर के, इस कैल्शियम को लेकर के किसको दे देता है? ब्लड को दे देता है। क्योंकि ब्लड में भी कैल्शियम का बहुत सारा काम है। आपके मसल्स को चलाना है, आपके बहुत सारे अदर फंक्शंस, ऑर्गन के फंक्शंस को कराना है। पैराथॉर्मोन कैल्शियम को लेकर ब्लड को दे देता है, और थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम को लेकर के बोन को दे देता है। ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है? हमेशा फाइट रहता है कि कैल्शियम को किसको देना है। तो जहां पे कमी होती है वहां पे कैल्शियम को सेटल किया जाता है। अगर कैल्शियम बोन में कम है तो बोन को दिया जाता है, और कैल्शियम ब्लड में कम है तो ब्लड को दिया जाता है। तो दोनों हार्मोन्स मिल करके ही काम करते हैं। इसीलिए जब बोन्स वीक होंगी तो मसल्स भी वीक होंगी, क्योंकि कैल्शियम दोनों में फिर कम होगा, और कैल्शियम होने से दोनों में कैल्शियम मिलेगा। नेक्स्ट इज पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के वजह से, पेंक्रियाज एक हार्मोन सिक्रेट करता है इंसुलिन। इंसुलिन अगर कम हो जाता है तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एक हार्मोन सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता है बच्चों। और दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन। अगर ये कम हो जाए, इंसुलिन लेस हो जाए तो ये होता है, ग्लूकागॉन कम हो जाए आपकी बॉडी में तो आपके अंदर शुगर कम हो जाता है। सो यू कैन फेस लो ब्लड शुगर, जिसमें चक्कर आना, बेहोश होना, ठीक है, ये कॉमन होता है। तो ग्लूकागॉन भी कम नहीं होना चाहिए और इंसुलिन भी कम नहीं होना चाहिए। इंसुलिन कम होगा तो ब्लड का शुगर बढ़ जाएगा, ग्लूकागॉन कम होगा तो ब्लड का शुगर बहुत घट जाएगा। तो ब्लड में शुगर नॉर्मल रहना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस वाली चीजें हम बता रहे थे बच्चों। एक और चीज बता देता हूँ, रिप्रोडक्टिव हार्मोन। जैसे अगर किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन कम है, ये मेल का हार्मोन है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इसको बोलते हैं। ये टेस्टिस के थ्रू सिक्रीट होता है, इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन अगर लेस है किसी मेल में तो उसके अंदर फीमेल लाइक कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। फीमेल लाइक कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। उनके सेक्स सेल्स, मतलब स्पर्म जो होंगे वो बहुत लेस प्रोड्यूस होंगे। इतने लेस प्रोड्यूस होंगे कि वो कभी भी फादर नहीं बन सकते। ठीक है। जबकि फीमेल में एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। अगर फीमेल में एस्ट्रोजन कम पाया जाएगा तो फीमेल्स में भी यही कैरेक्टर आएंगे। उनके अंदर मेल लाइक कैरेक्टर्स आएंगे, मेल लाइक कैरेक्टर्स आएंगे। उनके ओवरीज,
ओवरीज यानी एग, जिसको ओवम कहते हैं। ओवम कभी भी फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो क्या बन जाएंगी? स्टेराइल बन जाएंगी। स्टेराइल मतलब मां नहीं बन पाएंगी कभी भी। ठीक है, तो ये दो चीजें हो सकती हैं किसकी कमी से? हॉर्मोन्स की कमी से। तो ठीक है, आपके क्लास के हिसाब से मैंने थोड़ा ज्यादा ही बताया हॉर्मोन्स के बारे में, जितना रिक्वायर्ड था उससे भी ज्यादा। सो लेस और मोर वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब किसी को कोई डाउट है, कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए, कोई और चैप्टर है जो अभी हमको पढ़ाना है क्लास 9 के सिलेबस में? इफ देयर इज एनी अदर चैप्टर। इम्यून रिस्पॉन्स बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, इम्यून रिस्पॉन्स बता रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, अच्छा ये पढ़ाना है। ये हम लोग क्लास में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इम्यून रिस्पॉन्स बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के बताता हूँ, इनलार्ज करके एलाबोरेट करके बताता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ में आए। हर वो चीज हर वो चीज तो तुमको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है। वो क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स है। प्रोटेक्शन दो चीजों से होता है, एबायोटिक चीजों से और बायोटिक चीजों से। एबायोटिक चीज जैसे कि डस्ट से बचा रही हो, ठीक है, पॉल्यूटेड एयर से बचा रही हो, गंदा पानी के इफेक्ट से बचा रही हो, वो भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और पैथोजन से बचा रही हो, ये भी इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ज्यादातर जो इम्यून सिस्टम हम स्टडी करते हैं वो बायोटिक वाला स्टडी करते हैं। बायोटिक वाला इसलिए क्योंकि ये मेन होता है। तो तुमको अगर कोई चीज डिजीज से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, या पैथोजन से बचाती है, तो उसको हम बायोटिक इम्यून सिस्टम बोलते हैं, बायोटिक रिलेटेड इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ऐसे दी जाती है। एक होती है इन्नेट, एक होती है एक्वायर्ड। जो तुमने पैदा होने के साथ साथ ही, पैदा होते होने के साथ साथ बचपन से ही, वो क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी। वो क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी है। तो क्या क्या चीजें थी तुम्हारे अंदर जो तुमको बचा रही थी बचपन से ही, जो तुम्हारे अंदर है? एनीथिंग, एनी एग्जांपल दैट यू नो? कैरेक्टर, कैरेक्टर को हम ट्रेट कहते हैं। वेरिएबल कैरेक्टर्स जो होते हैं। अभी वॉइस ठीक आ रहा है बच्चों? हैंड रेज कीजिए इफ माय वॉइस इज क्लियर टू यू। सिर्फ दो ही बच्चों को आ रहा है वॉइस? अभी ठीक है कि नहीं? ठीक है, पुट योर हैंड्स डाउन। मनीष कह रहा अभी भी ठीक नहीं है। तब सुन कैसे रहा है तू फिर? वो नो सर बोल रहा है सुनने के बाद। एक्चुअली होता है। अच्छा, वीडियो ब्लर है, वीडियो को अभी बंद कर देते हैं, रुक जाओ। वीडियो को ब्लर कर, वीडियो को अभी वो कर देते हैं। वॉइस, वॉइस इज गुड और नॉट? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके।
ठीक है बच्चों, कंसेप्ट का समझना जरूरी है, हमें देखो चाहे मत देखो। ठीक है, ऐसा होता है कई बार लाइट बंद होने से जब इन्वर्टर का कनेक्शन होता है तो वाईफाई जो होता है वो थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट होता है। सो आई थिंक अभी लाइट शायद चली गई है, इस वजह से फ्लक्चुएशन में है। इट्स ओके, बट वॉइस आ रही है तो अच्छी बात है। इनेट जो बच्चों होता है उनको बाय बर्थ जो चीजें मिली है, वो क्या मिला है? स्किन। सबसे ज्यादा तुमको अगर कोई प्रोटेक्ट करता है बच्चों तो स्किन है। तुम्हारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट एचसीएल, एचसीएल भी तो तुमको बचा रहा है। जो भी खाना तुम खा रहे हो, उल्टा सीधा अच्छा बुरा, इन सब से तुमको कौन बचाता है? इन सब से हमको एचसीएल बचाता है। ठीक है, एचसीएल बहुत ज्यादा हमको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद तीसरी चीज है हमारे टीयर्स या स्वेट। ये भी बचपन से ही मिले हुए हैं, हमको किसी ने ला के थोड़ी दिए अलग से। तो ये सब क्या है? टीयर्स स्वेट के अंदर क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो ये जब सिक्रीट होते हैं तो जहां पर भी जाते हैं वहां के पैथोजन को मार देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिला, क्या करते हैं? इम्यूनिटी बनाते हैं। आफ्टर बर्थ आपको क्या मिला? आफ्टर बर्थ आपको वैक्सीन मिला। क्या मिला? वैक्सीन मिला। किस किस चीज का वैक्सीन मिला? बहुत सारी चीजों का वैक्सीन मिला। फिलहाल तो अभी कोरोना का मिला होगा। ठीक है, इससे पहले हेपेटाइटिस का मिला होगा, कई बच्चों को टेटनस का मिला होगा, कई लोगों को रेबीज या रूबेला का मिला होगा, कई लोगों को स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का मिला होगा। तो अलग अलग तरह के वैक्सीन, पोलियो मिला होगा, बीसीजी, टीबी वाला मिला होगा। सब चीज से रिलेटेड जो वैक्सीन दिए जाते हैं बचपन से लेके बड़े होने तक, वो वैक्सीन सब आपको जो दिए गए हैं ये पैदा होने के बाद दिए गए हैं। हाँ, डीपीटी दिया गया है, डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन। तो ये सारे जो वैक्सीन हैं ये आपको इसलिए दिए जाते हैं बच्चों, ताकि आपके कभी भी वो डिजीज कभी इफेक्ट करे आपको, तो आप क्या कर सकें? बच सकें। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो आपको पैदा होने के बाद एक्स्ट्रा से आपको दिए गए कि हाँ भाई कभी तुमको ये डिजीज आएगी तो होगा। दूसरा इम्यूनिटी एक्वायर्ड वो होता है जब तुम किसी डिजीज से एनकाउंटर करते हो। जैसे पैदा होने से पहले तुमने किसी डिजीज से एनकाउंटर नहीं किया था, पैदा होने के बाद मान लो इम्यून सिस्टम नहीं आएगा इन्नेट में भाई। कैसे? वही तो मैं बता रहा हूँ, आधा इम्यून सिस्टम इन्नेट है और आधा एक्वायर्ड है। जो तुमने पैदा होने के बाद ये इम्यूनिटी गेन की है, ये भी तो इम्यून सिस्टम है, ये भी तो इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। तो इन्नेट में क्यों हम लेंगे? डब्ल्यूबीसी का भी हम बता रहे हैं, डब्ल्यूबीसी का हाफ पार्ट जिसमें टी लिम्फोसाइट आता है। टी लिम्फोसाइट ये पैदा होने के बाद से ही आपका काम करता है। लेकिन डिजीज से जब आप एनकाउंटर होते हैं, सपोज दैट आपको कॉमन कोल्ड हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, तो कॉमन कोल्ड होने के बाद आपके अंदर क्या आता है? वायरस आता है। उस वायरस को लेकर के आप क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज आपने एक ऐसे डिजीज से एनकाउंटर होकर बनाया जो आपके अंदर बाय बर्थ नहीं था। तो ये भी क्या है? ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही है। तुमको पैदा होने के बाद जो बीमारियां हुई उससे रिलेटेड अगर तुमने कुछ बनाया, ठीक है, तो वो भी क्या है? पैदा होने के बाद की इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी हर वो चीज है जो तुमको प्रोटेक्ट कर रही है। इम्यून सिस्टम इज नॉट वेरी स्मॉल टर्म दैट यू कैन यूज फॉर अ सिंपल थिंग। सिर्फ डब्ल्यूबीसी को ही इम्यून सिस्टम से रिलेट करना इम्यूनिटी नहीं है। हर चीज जो तुमको प्रोटेक्ट कर रही है वो सब क्या है? इम्यून सिस्टम ही है, इम्यूनिटी का ही पार्ट होता है बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज है बच्चों, दो तरह की इम्यूनिटी, और मैं दो इम्यून सिस्टम का पार्ट बता देता हूं। एक होता है एक्टिव, हालांकि मैंने इसमें बता दिया। एक होता है पैसिव। अगर तुम्हारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बना रही है किसी डिजीज से एनकाउंट किसी डिजीज से बचने के लिए, अगर तुम एंटीबॉडी बना रहे हो, ठीक है, मतलब तुम्हारी बॉडी एफर्ट करके उस डिजीज को मार रही है, तो एक्टिव इम्यूनिटी है। और किसी डिजीज से बचने के लिए तुमको रेडीमेड एंटीबॉडीज दे दी जाए बाहर से। क्या? रेडीमेड एंटीबॉडीज, इंजेक्शन वगैरह से एंटीबॉडी तुमको बाहर से ही दे दी जाए। तो जैसे आप क्या करते हैं, कई सारे डिजीज में आपको इंजेक्शन लगा दिए थे एंटीबॉडीज के।
जिसके हेल्प से क्या होते हैं, आप बच जाते हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। जो इवन की जो मदर मदर अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग करती है, मिल्क पिलाती है, उस मिल्क में भी एंटीबॉडीज होते हैं, तो माँ अपने बच्चे को भी एक पैसिव इम्यूनिटी देती है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माँ से बच्चे में होने वाली इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जो इम्यूनिटी हम किसी डिजीज से एनकाउंटर करके बनाते हैं। तो वैक्सीन में हमको, वैक्सीन क्या है बच्चों, एक्टिव है या पैसिव है? जो आपको वैक्सीन दी जा रही है वो एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव है? जल्दी बताइए। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे पैसिव बोलेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने एक्टिव बोला, जिन्होंने एक्टिव बोला सही बोला है, जिन्होंने भी एक्टिव बोला है सही बोला है। वैक्सीन में तुमको एंटीबॉडीज नहीं दी जाती है, वैक्सीन में तुमको पैथोजेंस दिए जाते हैं बच्चों, इनएक्टिव पैथोजेंस दिए जाते हैं। इनएक्टिव पैथोजेंस जब आपको दिए जाते हैं तो उस पैथोजन से इंटरेक्ट करके एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी खुद बनाती है। ठीक है, वैक्सीन का मतलब है तुम्हारी बॉडी से एंटीबॉडी बनवाना जबरदस्ती किसी डिजीज को लेकर के, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन माँ से बच्चे में जो चीज दी जा रही है वो क्या है, वो क्या है, वो पैसिव इम्यूनिटी है। जब तुमको डिजीज हो जाए, तुमको कोई डिजीज हो जाए, उसके बाद जो इम्यूनिटी तुमको दी जाती है वो पैसिव है, और कोई डिजीज होने से पहले तुमको जो वैक्सीन दिए जाते हैं वो एक्टिव है। जैसे कोरोना नहीं हुआ है तुमको, फिर भी तुम कोरोना की इंजेक्शन ले रहे हो, तो वो जो इम्यूनिटी है वो क्या है, एक्टिव है। वो तुमको पैथोजेंस ही दिए जा रहे हैं ताकि तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी पहले से बनी रहे। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो इसका डिटेल फर्दर जो भी पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वीडियो ब्लर का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ और नेक्स्ट क्लास, ताकि नेक्स्ट क्लास में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। अभी हम लोग को अगला क्लास हो सकता है क्लासरूम में ही मिले, तो हम वहां पे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हाँ स्टार्ट करेंगे। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो होता है, ये दो सेम तरह का कंसेप्ट है, लेकिन इसमें एक्टिव और पैसिव का फर्क है। वैक्सीनेशन में आप सिर्फ एक्टिव इम्यूनिटी ही क्रिएट करते हैं, इम्यूनाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं, वैक्सीन, मेडिसिन, एंटीबायोटिक सब चीजें आ जाती है इम्यूनाइजेशन। हर वो चीज जो आपकी इम्यूनिटी को हेल्प कर रही हो वो इम्यूनाइजेशन है। वैक्सीन भी आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करती है, तो वो भी इम्यूनाइजेशन का ही पार्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।